सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 9 रेखीय समीकरण, जो कि एक चर में होगा। साथियों, इससे पहले मैं बाकी के 2 पार्ट्स बना चुका हूं। इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स होंगे संभवतः। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स बना चुका हूं, ये आज तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम काफ़ी क्वेश्चंस देख चुके हैं और जो बचे खुचे क्वेश्चंस हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई लेवल वाले, वो आज देखेंगे। आज के समय में क्वेश्चंस की संख्या तो कम है, बट जो है थोड़े ढंग के क्वेश्चंस हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद तो शुरू करते ही हैं। चलिए, हाँ, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम की आयु श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है। राम की आयु जो है वो श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है। यदि राम की आयु 32 वर्ष है तो श्याम की आयु बताइए। अच्छा भैया, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम डालते हैं सॉल्यूशन। दिया है कि राम की आयु श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान आयु 32 वर्ष है तो श्याम की आयु बताइए। अच्छा, तो श्याम की आयु हमें नहीं मालूम है, श्याम की आयु पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि जो चीजें नहीं मालूम होती हैं उसको हम x मान लेते हैं। तो माना श्याम की आयु बराबर x वर्ष। ऐसे ही करते आ रहे हैं कि जहां जो चीज नहीं मालूम है उसको सबसे पहले x मान लो। अच्छा भैया, अब उसके बाद लिखते हैं प्रश्नानुसार। आप ये तो जानते हैं ना कि सबसे पहले मान लो, उसके बाद जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे करना है। एक चीज अपने से माननी पड़ेगी, जो चीज पूछ रहा है उसी को मान लो x, और अगर एक चीज और पूछ रहा है तो उसको मान लो y। तो इसी हिसाब से होता है। अब आगे देखिए प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो राम की आयु है वो श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है। राम की आयु जो है वो श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है, यानी कि, और राम की आयु श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान आयु 32 वर्ष है, यानी कि राम की आयु तो दिया है ना 32 वर्ष। ये देखिए कि कह रहा है कि राम की आयु श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है, और यदि राम की वर्तमान आयु 32 वर्ष है, दिया भी है, राम की आयु दिया है, तो राम की आयु बराबर क्या कह रहा है, राम की आयु कितनी है 32 वर्ष। तो राम की आयु बराबर श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है, और हमने श्याम की आयु क्या मानी है x वर्ष। तो श्याम की आयु कितनी हो गई, x हो गई, और उससे 15 अधिक है, उससे 15 वर्ष अधिक है, तो x + 15, यही तो होगा ना। क्या कह रहा है देखिए, फिर से मैं बार बार इसलिए समझाता हूं कि एकदम खोपड़ी में घुस जाए आपके। देखिए, राम की आयु श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है, तो जो राम की आयु है, राम की आयु दिया है ना आगे 32 वर्ष, तो राम की आयु श्याम की आयु से, जो श्याम की आयु हमने क्या मानी है x वर्ष, तो श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है, तो 15 हमने उसमें जोड़ दिया। ठीक है, राम की आयु श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है, तो श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। तो श्याम की आयु क्या है x है, यानी कि हमें x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो 32 और 15 इधर चला जाएगा, संख्या की तरफ जाती है और अक्षर की तरफ, चर राशियां चर की तरफ जाती हैं और अचर राशियां अचर की तरफ जाती हैं। चर को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स, और अचर को बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट। जो अचर होती हैं वो चीज कांस्टेंट होती है, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक, और ये अचर हुए। अचर राशियां क्या हुआ, वेरिएबल, यानी कि जो अक्षर x, y, z, a, b, c कुछ भी आप लिखिए तो वो चर हो गए, जो चलते फिरते जिसका मान फिक्स नहीं होता। जैसे x का मान इस प्रश्न में 5 आएगा, 10 आएगा, कुछ भी आएगा। किसी और प्रश्न में x का मान 1 आता है, फिर किसी तीसरे प्रश्न में x का मान 20 आता है। ऐसा होता है ना, तो इसीलिए इसको चर बोलते हैं। वेरिएबल, जो वेरी करे उसी को बोलते हैं वेरिएबल। समझ गए ना, जो वेरी करे उसी को बोलते हैं वेरिएबल।
वेरिएबल मतलब कि वेरी करने योग्य, जो चर हो, जो मतलब बदलने योग्य है। लेकिन 32 जो है और 15 जो है, 1 2 3 4 जो संख्या वो तो फिक्स है, जहां 32 का मतलब 32 ही होता है किसी भी क्वेश्चन में। 32 का मतलब तो 32 ही होगा किसी भी क्वेश्चन में। लेकिन x का मान इस क्वेश्चन में कुछ और आएगा, अगले क्वेश्चन में 5 आएगा, अगले क्वेश्चन में 10 आएगा, उससे अगले वाले में 15 आएगा, किसी में 1 आएगा। तो x y z का मान तो बदलता है, इसीलिए उसको बोलते हैं चर, और अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल्स, वेरी करने वाले, वेरिएबल्स जो वेरी करने योग्य हों, जो बदलने योग्य हों। और अचर यानी कि कांस्टेंट होते हैं, जो कि एकदम निश्चित होते हैं, कहीं भी उसके मान रख दो वो वही के वही रहेंगे। जो 15 है वो 15 ही रहेगा किसी भी क्वेश्चन में हो। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या कह रहा था कि जो राम की आयु है, तो राम की आयु कितनी दी है? 32 वर्ष। तो जो राम की आयु है 32, वो श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है। श्याम की आयु x है, तो x से 15 वर्ष अधिक है। तो हमने क्या किया, x प्लस 15। तो अब इधर 15 इधर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि चर राशियां एक तरफ आ जाती हैं और अचर राशियां एक तरफ आ जाती हैं, अपने अपने बिरादरी वाले के साथ हिसाब से लग जाती हैं लोग। तो ठीक है, तो 32 अब 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -15। जो इधर +15 था इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, बराबर x। अब 32 में से 15 गया, कितना बचा, 17 बचा। अरे इतना तो जोड़ घटाना आपको आता होगा ना, फिर भी घटा देते हैं भैया। 32 में से 15 गया तो 12 में से 5 गया, बचा 7, 3 इधर 3 में से 1 हासिल दे दिया था, इधर बचा 2, 2 में से 1 गया 1, तो 32 में से 15 गया, बचा कितना, 17। तो x बराबर कितना आ गया, 17। यानी कि जो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, 17 वर्ष। ऐसे लिख दीजिए, अतः श्याम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। ठीक है, ऐसे लिख दे। अरे राइटिंग पे मत जाइए, हैंड राइटिंग आप मेरी नहीं सही है, पर जितना है मैं कोशिश करता हूँ अच्छे। ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसा प्रश्न कहे इन क्वेश्चंस में ऐसे ही करिए, जो प्रश्न कहे वैसा ही करो। हमने अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया, इसमें वही किया है जो प्रश्न ने कहा। सबसे पहले आप सब कुछ जानते हैं कि जो पूछ रहा है कि ये ज्ञात करिए, उसको x मान लीजिए। इस प्रश्न में क्या कह रहा था, श्याम की आयु बताइए, तो हमने श्याम की आयु को x मान लिया। जो चीज बताने के लिए बोल रहा है उसको हम x मान लेते हैं। चलिए, पहला कंडीशन हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा क्या कह रहा है कि राम की आयु श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है, और राम की आयु कितनी दी है, 32 वर्ष। यानी कि जो 32 है, जो राम की आयु है, वो श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है। तो राम की आयु 32 थी तो हमने 32 लिखा, और श्याम की आयु कितनी माना है हमने, x है, तो x प्लस 15 लिखा। तो 32 बराबर x प्लस 15। यही तो कह रहा है ना कि जो राम की आयु है वो श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो हमने वही कर दिया। उसके बाद सब निकाल के x का मान निकाला, तो x बराबर 17। अतः श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, 17 वर्ष है। ये हुआ हमारा आंसर। आपसे फिर से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज़ और जोड़ता हूं, अगर आपने अभी तक कमेंट ना किया हो तो कमेंट भी कर दीजिए। देखिए, आपको क्लास कैसी लगी कैसी नहीं, आप फीडबैक ज़रूर दिया करिए। ठीक है, आप जो भी आपके सजेशन भी दे सकते हैं, जो भी आपके सजेशन यानी सुझाव, फीडबैक यानी कि जो भी आप पक्ष पोषण उसे बोलते हैं, लेकिन मतलब जो भी आपका फीडबैक है, आप जो भी चाहते हैं कहना वो कहिए, अच्छा बुरा जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है। ठीक है, एक पिता पुत्र हैं, तो जो पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र के आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। चलिए, अब इसमें क्या क्या नहीं ज्ञात है, ना पिता की आयु ज्ञात है ना पुत्र की आयु ज्ञात है। अच्छा, तो माना पिता की आयु बराबर x, और पुत्र की भी नहीं मालूम है तो भैया वो भी मान लेते हैं। पिता की आयु बराबर x तथा पुत्र की आयु बराबर y। देखिए, इसमें क्या करते हैं, केवल x मानकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम रास्ता बदलेंगे तो आप कहेंगे कभी कभी सर तो कह रहे हैं कि जो नहीं मालूम होता उसको मान लो सबको, और अभी कह रहे हैं कि एक ही चीज मानना है। ऐसा नहीं है,
आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप सीधा से एक रास्ता जानते रहिए कि जो प्रश्न में पूछ रहा है कि इसे ज्ञात करिए, उसको हम एक्स वाई जेड जितना भी हो सकता है उतना मान सकते हैं। ठीक है, तो पिता का आयु पूछ रहा था तो हमने एक्स कर दिया, अब पुत्र की आयु कह रहा था तो हमने वाई कर दिया। दो चीज पूछ रहा था तो दोनों चीज के हमने पहले मान लिया। अब उसके बाद प्रश्नानुसार, समझ गए ना आप स्टेप्स समझिए। सबसे पहले मानने वाला काम करना है कि जो नहीं पता है हमको, जो पूछ रहा है प्रश्न में, उसको मान लेते हैं। कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी आप मान लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है। अब प्रश्न कह रहा है कि जो पिता की आयु है उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है। तो पिता की आयु कितनी है? एक्स है। तो जो एक्स है वो उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है। जो x है वो क्या है? y के 4 गुना है। ठीक है, तो यानी y गुणे 4 या फिर 4 गुणे y। आपको समझ में आया ना क्या कह रहा है? एक बार फिर से मिटा के अच्छे से लिख देते हैं। हाँ, 4 गुणा y। देखिए कह रहा है प्रश्न में, पहले तो हमने मान लिया कि माना पिता की आयु x है तथा पुत्र की आयु y है। जैसा हमने कहा था कि जो नहीं मालूम उसको सीधे से मान लो। उसके बाद प्रश्नानुसार लिखते हैं, यानी कि प्रश्न के अनुसार जैसा हमें प्रश्न कह रहा है, जो भी प्रश्न कह रहा है अंधे की तरह वही लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। मैथ इतनी सरल होती है, इतनी इजी होती है। हाँ देखिए, तो क्या कह रहा था प्रश्न में कि पिता की आयु जो है उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो हमने वही किया। पिता की आयु कितना माना है? x माना है। तो जो x है वो उस पुत्र की आयु कितनी है? y है। तो जो x है वो y का 4 गुना है, यानी कि जो पिता की आयु है वो पुत्र के आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी यानी कि 4 गुणी। 4 गुणी कह रहा है ना, 4 और गुणा को क्या बोलते हैं? गुणी। तो ठीक है, तो 4 गुना है, 4 गुना। ठीक है, तो ऐसे ही, तो जो 4 गुना है तो हमने 4 और गुणा कर दिया उसका। तो जो पिता की आयु है वो पुत्र के आयु के 4 गुनी है। अच्छा भैया, इसको मान लेते हैं। ठीक है, पिता की आयु जो है पुत्र के आयु के 4 गुनी है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ऐसे मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में, क्योंकि 2 चीज आप माने हैं ना। देखिए, जब आप 2 चीज माने हैं तो ये जान लीजिए कि समीकरण बनाते जाइए, कोई उससे नुकसान होगा नहीं। हाँ, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की आयु जो है वो पुत्र के आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। अच्छा, तो 6 वर्ष बाद, ऐसे लिखिए। फिर अगला देखिए, 6 वर्ष बाद पिता की आयु, 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? अगर आज के समय में पिता की आयु x है तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भैया? 6 वर्ष बाद x + 6 हो जाएगी। इतना ही तो होगा ना, x + 6 वर्ष, यही तो होगा ना। अगर आज के समय में ये वर्तमान आयु है, अगर पिता की वर्तमान आयु यानी कि आज के समय की आयु x है तो 6 वर्ष बाद यानी कि 6 साल बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की एज कितनी हो जाएगी? x + 6 हो जाएगी। अगर आज के समय 40 साल है तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 40 + 6 यानी कि 46 साल। ऐसे ही तो होता है ना। तो वही तो हमने किया है कि आज के समय का अगर हमने माना है x, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा? x + 6। ठीक है, और फिर उसी हिसाब से 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y + 6। यही तो होगा ना। अगर पिता की आयु x थी तो x + 6 किए, और y की, और पुत्र की आयु y थी तो y + 6 किए वर्ष। ठीक है, तो पिता की आयु 6 वर्ष बाद कितनी हो गई? x + 6 वर्ष। और 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो गई? x, तो y + 6 वर्ष। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो 6 वर्ष बाद पिता की आयु होगी वो पुत्र के आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक होगी। अच्छा भैया, तो इधर हम करते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? इधर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो पिता की आयु 6 वर्ष बाद कितनी है? x + 6 है, यानी कि जो x धन 6 है वो x धन जो 6 है वो पुत्र की आयु, यानी 6 साल बाद जो पुत्र की आयु, 6 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? y + 6। जो पिता की 6 साल बाद वाली आयु है वो पुत्र के 6 साल बाद वाली आयु से 2.5 गुना, 2.5 कितना होता है? 2.5। उसे लिख सकते हैं 2 सही 1/2, ये भी लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं। 2.5 लिखिए या 2 सही 1/2, दोनों एक ही चीज होता है। तो जो पिता की आयु है पुत्र के आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी कि धन 6। यही तो हमने किया ना, पिता की आयु बराबर 2.5 गुणे y + 6, मतलब कि पुत्र की आयु + 6। यही तो हमने किया जैसा प्रश्न ने कहा। अब इसे हल कर लेते हैं।
x प्लस 6 इक्वल टू 2.5। अब 2 से ही 1/2 को हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 1 5, तो 5/2 आ जाएगा। 5/2 गुणा y प्लस 6 आगे आते हैं x प्लस 6 इक्वल टू, अब देखिए हल कर लेते हैं तो 5/2 में y का गुणा होगा तो कितना आएगा, 5/2 y, यही तो आएगा ना सीधे सीधे 5/2 y प्लस, और अंदर गुणा होगा तो 5/2 में 6 का गुणा होगा तो 5 गुणे 6/2, यही तो आता है ना। उसके बाद धन 6, तो धन 6 लिख दिए हम। आगे आइए, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, चलिए अच्छा बात है। हाँ अब आगे आते हैं x प्लस 6 इक्वल टू 2 से 2 1 के 2, 2 3 6, 2 3 6 कट गया यहाँ पे, तो 5/2 y प्लस 5 3 15 और प्लस 6, ये देखिए ना 2 1 के 2, 2 3 6, 3 कट गया तो 5 में 3 का गुणा हुआ 15, 15/1, यानी कि 15/1 का कोई मतलब होता नहीं, बटा 1 वही चीज होती है। ठीक है, आगे आते हैं x प्लस 6 इक्वल टू यानी कि बराबर 5/2 y और प्लस 15 6 कितना होता है, 21 होता है, 21 लिख दिए। अच्छा अब उसके बाद आप देखिए फिर x प्लस 6 बराबर, अब देखिए, अब इधर ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, इसको तोड़ेंगे या फिर ऐसे ब्रैकेट हटा देते हैं, चाहे ब्रैकेट लगा दीजिए हटा दीजिए कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। x प्लस 6 जो है, अब इसमें पक्षांतर कर लेते हैं, चलिए जगह कम है पहले पक्षांतर कर लेते हैं, यहीं से ऐसे ये ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट हटाइए लगाइए कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। हाँ अब देखिए इधर y है, इधर x है, इधर 6 है, इधर 21 है, तो x और y ये दोनों अक्षर अक्षर हैं तो ये एक तरफ चले जाएंगे, और 6 और 21 दोनों संख्या है, ये दोनों एक तरफ चले जाएंगे। तो यही हम करते हैं, x माइनस ये 5/2 y जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5/2 y बराबर 21, अच्छा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो -6। अब करते हैं x माइनस 5/2 y बराबर 21 में से 6 गया, कितना बचा, 15 बचा, 15 बचा ना, हाँ 15 बचा, तो इधर इतना लिख दिए। अब उसके बाद x माइनस 5/2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है, अब कहाँ करें, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ ही चुके हैं, नहीं समझे होंगे तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा और वहां से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार समझाया है। हाँ तो यहाँ क्या लिखा है, x माइनस 5/2 y बराबर 15, यही आया है यहाँ पे। अब इसी को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, हाँ तो x माइनस 5/2 y बराबर 15। अब उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है कि हमने क्या निकाला है यहाँ पे, कि जो x है वो y का x बराबर 4y, x बराबर 4y, यही तो समीकरण 1 था ना भैया, यही तो हमारा समीकरण 1 था ना कि x बराबर 4y हमने निकाला था। आप देख लीजिएगा थोड़ा वीडियो में पीछे जाके, x बराबर 4y हमने निकाला था। तो जहां x है वहां 4y लिख सकते हैं ना, या जहां y x है जहां पे वहां 4y लिख सकते हैं ना, आप इतना तो जानते हैं। तो ठीक है, तो x बराबर जब 4y है तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4y, क्योंकि ये x है ये y है, दोनों में कोई संबंध ही नहीं बनेगा, दोनों हल ही नहीं हो सकते। इसलिए हम इन दोनों को हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में एक जैसा कर देंगे, दोनों का एक जाति वाला कर देंगे, तो दोनों के बीच में शादी ब्याह आराम से हो जाएगा। एक सेकेंड माइक लगा लें। हाँ अभी क्या है, दोनों अलग अलग बिरादरी के हैं, ये x बिरादरी का है, y बिरादरी का, दोनों में कुछ हो नहीं सकता। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ जानते हैं कि जो एक x है वो 4y के बराबर है, तो हम दोनों को एक जाति में कर देंगे, तो इन दोनों का आराम से काम चल जाएगा। ठीक है, तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4y लिख सकते हैं ना, तो हम x की जगह पे क्या लिख देंगे, 4y। ठीक है, तो 4y माइनस 5/2 y बराबर 15 हुआ। अब दोनों हल हो जाएंगे ना, देखिए ये भी y में आ गया और ये भी y में आ गया, अब दोनों हल हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 और यहाँ 4y को क्या लिख सकते हैं, 4y/1 लिख सकते हैं, किसी का भी बटा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 1 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना हुआ, 2 हुआ, और फिर 1 दूना 2 यानी कि 2 चौको 8, तो 8y, इधर आया माइनस 5y, इधर 2 था, 2 1 के 2, 1 पंचे 5, तो 5y, 8y माइनस 5y/2 बराबर 15,
तो इधर आइए, नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन जगह कम है। हाँ, तो 8y में से 5y गया, कितना बचा? 3y बचा। और बटा 2 था तो बटा 2 लिखा, 3y बटा 2 बराबर 15, तो 3y बराबर कितना आया? तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 2 15 में 30, अब 15 बटा 1 और 3y का, हाँ ठीक है, तो 2 15 में 3y बराबर 30, तो y बराबर कितना आ गया? 30 बटा 3, तो 3 1 3, 3 धामा 30, तो y बराबर कितना आ गया हमारा? y बराबर 10 आ गया। यानी कि जो पुत्र की आयु है y बराबर कितना आया? 10 आ गया। अब लिखते हैं यहाँ पे, इसको भी मिटा देते हैं, जगह कम है यार, बड़ा क्वेश्चन की, देखिए बोर्ड बड़ा है लेकिन हमको बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, क्योंकि बड़ा नहीं लिखेंगे ना तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, चीटी के जैसा दिखेगा, इस वजह से हमको बड़ा बड़ा और ज़्यादा स्पेस में लिखना पड़ता है, वरना बोर्ड बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। हाँ, तो y बराबर क्या आ गया? y बराबर क्या आ गया? 10 आ गया। अगर y बराबर 10 है तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर क्या है? 4y है, x बराबर 4y है, और y बराबर 10 है, y बराबर 10 आया तो y ऐसे लिखिए, y का, अरे यार आज सब धोखा दे रहे हैं, हाँ चलिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा कर सकते हैं ना, y बराबर 10 आया तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x मालूम हो जाएगा, ठीक। तो समीकरण 1 दिया क्या है कि x बराबर 4y दिया है ना, तो x बराबर 4 गुणे y की जगह कितना आया है? 10 आया, तो हमने 10 लिख दिया, तो यानी कि x बराबर कितना आ गया? 4 धामा 40 वर्ष, ऐसे सबके आगे वर्ष लिख दीजिए, यहाँ भी वर्ष लिख दीजिए, ठीक है, कहे साल में आ रहा है। तो y यानी कि पुत्र की आयु कितनी आई? 10 वर्ष, और पिता की आयु कितनी आई? 40 वर्ष, ऐसे ही लिख दीजिए। अतः पुत्र की आयु 10 वर्ष, आयु बराबर 10 वर्ष, ठीक है, तथा पिता की आयु बराबर 40 वर्ष, ठीक है, समझ में आया ना। हमने क्या किया? सबसे पहले एक्स वाई मान लिया कि एक पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y है, फिर दोनों में संबंध क्या था? पहला क्वेश्चन में दिया क्या था कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो हमने कर लिया, जो पिता की आयु x मानी थी और पुत्र की आयु y मानी थी, तो वही कह रहा था ना कि पिता की आयु जो है x वो पुत्र की आयु यानी कि y से 4 गुना अधिक है, तो 4y कर दिया, तो x बराबर 4y, इसको मान लिया समीकरण 1। फिर दूसरा कंडीशन क्या दे रहा था कि 6 साल बाद यानी कि 6 वर्ष बाद पिता की आयु जो होगी वो पुत्र के आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक होगी। तो 6 वर्ष बाद हमने क्या माना था? जब अगर आज के समय में x वर्ष है, x साल के हैं, और 6 साल बाद कितने हो जाएंगे? x + 6, यही तो होंगे ना। आज अगर x साल के हैं तो 6 साल बाद x धन 6, यही तो हो जाएंगे ना, x + 6 साल के हो जाएंगे। तो x + 6 बराबर, और अगर आज के समय में बेटवा y साल का है तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा? y + 6 हो जाएगा। तो y + 6 उसमें क्या करा था? 2.5 गुने से 6 अधिक है, तो 2.5 गुना के लिए क्या लगाते हैं? 2 सही 1/2, 2 और आधा, 2.5 हो गया ना, चाहे 2.5 लिखिए, चाहे जैसे लिखिए, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो 2.5 और गुने से यानी कि x 2.5 और y + 6 यानी कि 2.5 गुने से पुत्र की आयु के 2.5 गुने से +6 अधिक था तो +6 ऐसे कर दिया था। उसके बाद उसको हल किया तो वहां से हमको निकल गया y का मान। y का मान कितना निकला था? y बराबर 10। अगर y बराबर 10 है तो पुत्र की आयु, तो पिता की आयु कितनी है? 4 गुनी बता रहा है, तो 4 गुना कर दिए, 40 आ गया। अरे वही समीकरण 1 में रखे हैं ना, चाहे ऐसे करिए समीकरण 1 में रखे, चाहे आप सीधे सीधे जान लीजिए कि पुत्र की आयु 10 वर्ष है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पिता 4 साल का है, 4 गुना है, तो पिता 4 गुना है यानी कि 40 साल पिता की आयु निकल गई यहाँ से, तो वही हो गया था पुत्र की आयु 10 वर्ष और पिता की आयु 40 वर्ष, ठीक है। अब चूंकि हम मिटा चुके हैं इससे पहले, तो अब इसके बाद ऐसे समझा भी दिए हैं। अगर आपको अभी भी ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, पूरा डिटेल में समझाए हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ, बार बार एक ही चीज को कहता हूँ। हाँ, तो ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हंस क्यों रहे हैं आप कहेंगे, गुरुजी हंस काहे रहे हैं? हंस इसलिए रहे क्योंकि फिर याद आ गई है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3
कि एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। क्या है? एक बर्तन है, उसमें 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, तो बर्तन में कितने लीटर पानी है बताइए। ठीक है, बर्तन में पानी की मात्रा बराबर कितना है? 7800 सेमी क्यूब। ठीक है, सेमी या घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी कहिए। ठीक है, तो बर्तन में पानी की मात्रा कितनी? 7800 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जानते हैं एक चीज आप याद रख लीजिए कि 1 लीटर एक मात्रक होता है भैया। 1 लीटर बराबर 1000 सेमी क्यूब। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये आप याद रख लीजिए। जैसे आप जानते हैं ना कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप जानते हैं ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। उसी तरह 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये होता है, आप इसे याद रख लीजिए। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अतः 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर या 1 सेमी क्यूब बराबर कितना हुआ? 1/1000, 1000 लीटर हुआ ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है ना भैया। 1 लीटर बराबर अगर इतना है तो 1 सेंटीमीटर बराबर ये इतने नीचे चला जाएगा, आपको पता है। तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। अच्छा भैया, अब आगे चलते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर है तो हमसे पूछ कितना रहा है? 7800 सेंटीमीटर में कितना होगा? तो तब 7800 सेमी क्यूब बराबर कितना होगा? 7800 गुणा 1/1000 लीटर, यही तो होगा ना। अगर आप ही बताइए, अगर 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही तो करते हैं ना, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर था तो 7800 अगर पूछ रहा तो उसमें 7800 का गुणा कर देंगे। ऐसा ही तो होता है ना। अगर एक आम की कीमत 10 रुपया है तो 10 आम की कीमत कितनी होगी? 10 कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे उसमें, वही तो करेंगे ना। तो वही तो किए हैं हम ना, कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर है तो 7800 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा? 7800 गुणे 1/1000 लीटर। अब इसको हल कर लेते हैं। 3 जीरो इधर था, ओ सॉरी 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो आया कितना? 78/10 आया। अरे 7800 का गुणा इसमें होगा तो 7800 का गुणा 1/1000 में करेंगे तो यहाँ 2 जीरो था। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा 78 गुणे 1/10। तो 78 में 1 का गुणा होगा तो 78, और बटा 10 था तो बटा 10, तो 78/10 कितना आएगा? इसको करेंगे तो 7.8 यही आएगा ना। 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 1 दशमलव लग जाएगा, तो 7.8 लीटर यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको एक मात्रक याद रखना था कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रखना था। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर में अगर इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? वही 1000, तो 1/1000 लीटर होता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर होता है तो 7800 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? 7800 का गुणा कर देंगे। 7800 का हमने गुणा किया तो 7800 गुणे 1/1000, तो 2 जीरो इधर था, 2 जीरो इधर कट गया, फिर आया 78/10। तो 78/10 को जब हल किए तो आया कितना? 7.8, क्योंकि 10 में 1 जीरो है, जब 1 जीरो इधर काटेंगे तो इधर दशमलव बढ़ जाएगा, यही होता है ना। तो 7.8 लीटर यही हुआ हमारा आंसर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा हुआ क्या था ना कि लाइट कट गई थी, इसकी वजह से दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, तो अगर आपको कुछ अंतर दिख रहा हो तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा फ्लो टूट जाता है। जैसे एक बार फ्लो बना था, लाइट कटी, फिर उसके बाद फिर कई घंटे बाद लाइट आई है, तो उसको हम कर रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2 सही 2/5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई
बताइए। माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर कितना है, x मीटर। मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। तब रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? अरे भैया रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर यही तो होता है ना, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, दूरी दिया है, पहली दूरी दिया है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि 120 प्लस x बटा 12, क्योंकि 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी की भी तो अपनी लंबाई है ना, तो दोनों तो जुड़ेगा ना, तब तो टोटल दूरी आएगी। तो टोटल दूरी में क्या आएगा, 120 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म और x मीटर की रेलगाड़ी, तो टोटल दूरी हुई 120 प्लस x, अब बटा 12 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ये या फिर रेलगाड़ी की चाल ये भी है एक, अरे 120 प्लस x बटा 12 ये भी रेलगाड़ी की चाल है। और दूसरा क्या कह रहा है, तथा खंभे को पार करने में 2 सही 2/5 सेकंड का समय लगता है, खंभे को पार करने में। आप ध्यान दीजिएगा कि जब रेलगाड़ी, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ये हो गई रेलगाड़ी, ठीक है, ये हो गया खंभा। तो जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 120 मीटर तो लंबा प्लेटफॉर्म है, इसे पार करना पड़ेगा। अब प्लस इसकी भी दूरी है, इसकी भी x दूरी माना है हमने, इसकी भी कुछ दूरी है। तो जब ये प्लेटफॉर्म को पार करती है रेलगाड़ी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी लंबाई दोनों को चलना पड़ता है पार करने के लिए, तभी तो ज़्यादा समय लग रहा है 12 सेकंड का। तो हमने 120 प्लस x किया। लेकिन वही रेलगाड़ी जब खंभे को पार करती है, तब उसे खंभे की लंबाई चौड़ाई कुछ है नहीं, तो जब खंभे को रेलगाड़ी पार करती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलनी पड़ती है, जितनी लंबी रेलगाड़ी है सिर्फ उतनी ही दूरी उसे चलनी पड़ेगी, यानी कि केवल x माना है ना, तो केवल उसे x ही दूरी चलनी पड़ेगी, x मीटर ही दूरी चलनी पड़ेगी। इसलिए जब रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी तो उसकी कितनी होगी, चाल क्या होगी तब उस टाइम पे, x बटा 2 सही 2/5। और 2 सही 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 दूना 10 2 12/5 लिख सकते हैं ना, तो इसे सीधे 12/5 लिखते हैं, क्योंकि जिससे आसानी हो सके आपको देखने में। तो 12/5 कर सकते हैं ना, 2 सही 2/5 है, तो 5 दूनी 10 2 12, तो 12/5 लिख सकते हैं ना। तो समझ में आया ना। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, मार्कर बदल देते हैं, परेशान हो गए हैं यार मार्करों से। हाँ, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी हुई, पहले कंडीशन में कितनी दूरी हुई, 120 मीटर प्लेटफॉर्म की, और x जो है वो रेलगाड़ी की खुद की, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 120 प्लस x बटे 12, तब 12 सेकंड का समय लेता है जब प्लेटफॉर्म पार करता है, क्योंकि उसमें प्लेटफॉर्म की भी दूरी रहती है। लेकिन वही गाड़ी जब खंभे को पार करती है तो सिर्फ 12/5 यानी कि 2 सही 2/5 सेकंड का समय लेती है, क्योंकि खंभे को पार करने के लिए रेलगाड़ी को सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ती है, अपनी लंबाई बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, तो अपनी उसकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x है, तो x बटे 12/5 यानी कि दूरी बटा समय, यही तो है ना चाल। चलिए, तो अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर मिटा देते हैं। हाँ, इधर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 120 प्लस x बटा 12 बराबर x बटा 12/5 लिख सकते हैं ना। ये भी बराबर, ये भी बराबर है, तो ये बराबर बराबर लिख सकते हैं ना कि 120 प्लस x बटा 12 बराबर x बटा 12 प्लस 12/5, क्योंकि चाल तो समान है, रेलगाड़ी अपने ही स्पीड से चल रही है। ठीक है, रेलगाड़ी की तो अपनी स्पीड है, फिक्स है, उसकी तो स्पीड बदली नहीं है। यहाँ पे एक बार प्लेटफॉर्म पार कर रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म लंबा होता है, उसकी लंबाई होती है, इसलिए उसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। और जब भी खंभा है तो खंभे में तो सिर्फ उसको अपनी दूरी चलनी पड़ती है, इस वजह से कम टाइम लग रहा है। तो दोनों चीज़ बराबर है ना, चाल तो बराबर है, तो बराबर ऐसे लिख लेते हैं। फिर लिखते हैं उसके आगे 120 प्लस x बटा 12 बराबर x बटा 12, इसका गुणा 5 का ऊपर हो जाएगा। ठीक है,
5 का गुणा ऊपर हो जाएगा ना, 5 नीचे है तो ऊपर गुणा हो जाता है, ऐसे गुणा हो जाता है ना, आप जानते हैं ना। जैसे x बटा 1 बटा 12 बटे 5, यही ऐसे होता है। देखिए जैसे केवल x है ना, तो कोई का भी बटा 1 होता है, और उसके नीचे बटे में क्या है, 12 बटा 5 है, तो बीच वाले का गुणा होता है और ऊपर नीचे वाले का गुणा होता है। तो ये 5 जो नीचे है तो उसका ऊपर गुणा हो गया, तो x गुणा 5 हो गया, ठीक है, बटा 12। अब उसके आगे इधर आते हैं, आगे आते हैं तो 120 प्लस x बटा 12 बराबर 5 में x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x बटा 12। अब बटे 12 इधर भी, बटे 12 इधर भी है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बटे 12 इधर है, बटे 12 इधर है तो कैंसिल हो जाएगा, आप जानते ही हैं। तो क्या आ गया, 120 प्लस x बराबर 5x आया ना। तो 120 बराबर x एक तरफ चला जाएगा तो 5x, और x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x। तो 120 बराबर 5x में से x गया, कितना बचा, 4x। और तो जब 4x हुआ तो x बराबर कितना आ गया, 120 बटा 4। अरे आप जानते ही हैं ना कि जब 4 इधर गुणे में है, जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या है तो संख्या संख्या की तरफ जाएगी और अक्षर अक्षर की तरफ आते हैं। तो ये अक्षर, अरे आगे पीछे लिख सकते हैं। अरे आप कोई कह रहा होगा नहीं 120 बटा 4 बराबर x लिखिए। अरे भैया चाहे ये लिखिए चाहे वो लिखिए, बराबर है, चाहे x इधर लिख दीजिए चाहे उधर लिख दीजिए, बात बराबर है। तो 4 से 4 के 4 चरतियाँ 12, 0 का 0 उतार लिया, यानी कि 4 से जब 120 को काटेंगे तो कितना आया, 30। अतः अब इधर आया। अब चलिए इधर आ जाते हैं, ये यहाँ जगह है, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ आ जाते हैं। यहाँ देखिए तो क्या है, x बराबर 30 आया ना, और x क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। अतः रेलगाड़ी की लंबाई बराबर कितनी आ गई, 30 मीटर। अरे कॉपी में आप समझ लीजिएगा। अतः रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 30 मीटर। और अगर रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर है तो चाल कितनी हुई, चाल बराबर क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और लंबाई कितनी आ गई है, 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर क्या हुई, दूरी हुई। और समय कितना लगा, x बटे 12 बटे 5, क्योंकि दूरी अगर 30 है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी कितनी हुई, x हुई। अच्छा और समय कितना हुआ, 12 बटा 5, तो यानी कि 30 बटे 12 बटा 5 बराबर क्या किए थे हम लोग, 30 गुणा 5, यही तो किए थे ना, 5 का गुणा ऊपर किए थे, 30 गुणा 5 बटे 12, तो 3 पचे 15, यानी कि 150 बटे 12। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 12 के 12, 3 15, 12 दूना 24, हाँ 12 के 12, 12 दूना 24, 12 पंजे 60, तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड। अरे सब मिक्स हो गया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 12/5 मीटर प्रति सेकंड आया ये, हाँ जगह की कमी है, चलिए मिटा देते हैं, आप समझ लीजिएगा। हाँ तो 12/5 मीटर प्रति सेकंड आया। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आए, तो चाल बराबर कितना आया, 12/5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि रेलगाड़ी की जो चाल है उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं। और किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। ये याद रखिए, इसको हम बता देंगे डिटेल में कि कैसे आता कैसे नहीं, क्योंकि आज बताएंगे तो वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो लंबी नहीं करना चाहता हूं। आप ये जान लीजिए कि जब मीटर प्रति सेकंड रहे और उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आया है कितना, हाँ 12.5 आया ना, 12.5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 12.5 गुणे 18/5, 18/5 का गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा किलोमीटर या किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, तो गुणा कर देते हैं। 5 1 के 5 दूना 10, बचा 2 अब 25, 2.5 आया। तो 18 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 का 0, हासिल लगा 9, 18 दूना 36, 36 9 45, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, यही आ गया 45 किलोमीटर किमी प्रति घंटा, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्या था
कि सबसे पहले इसमें कह रहा था कि एक रेलगाड़ी है, उसको 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है तथा एक खंबे को पार करने में 2/5 सेकंड का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए और उसका चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, x मीटर है, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, जब x मीटर लंबाई है तो चाल कितनी होगी, दूरी बेटा समय होता है चाल का मतलब। ठीक है, तो इधर देखिए, तो 120 प्लस x बटा 12, ये क्यों किए, क्योंकि 120 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई थी और x मीटर क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। जब प्लेटफॉर्म पार करेगी तो अपनी भी तो लंबाई पार करनी पड़ती है भैया। तो 120 प्लस x बटा 12 बराबर, ये भी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जब वो खुद केवल खंबे को पार कर रही है। जब वो खंबे को पार कर रही है तब उसे केवल अपनी दूरी पार करनी पड़ती है, क्योंकि खंबे की कोई लंबाई चौड़ाई होती नहीं है। तो x बटा 12/5 ये भी दिया था कि खंबे को पार करने में 2 सही 2/5 समय लगता है। 2 सही 2/5, अब 2 सही 2/5 क्या होता है, 5 दूनी 10, 2 12/5 ही तो होता है ना। तो 12/5 इसको लिखे। ये दोनों जब चीज बराबर है तो उसी को हमने कर लिया। यहाँ से आ गया x का मान कितना आया था, 30 आया था, हमने निकाला था, मिटा दिए हैं। x का मान 30 आया था। जब x का मान 30 आया तो 30 क्या है, लंबाई हो गई, क्योंकि x बराबर क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। जब रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर है तो चाल क्या हो जाएगी, 30/12/5, चाहे इस वाले में रख दीजिए चाहे इस वाले में रख दीजिए। हमको ये सरल लगा, हमने इस पे रख दिया। जब इस पे रख दिया तो चाल हमारी आ गई 12/5 मीटर प्रति सेकंड। और जब चाल हमारी आई 12/5 मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड को घंटे में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करना पड़ता है। तो हमने 12.5 में 18/5 का गुणा किया तो हमारा आया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हुआ हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय। और हाँ, एक जाते जाते गुजारिश कर देता हूं कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी भेजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ग्रुप्स में डालिए, अपने कॉलेज के ग्रुप बने होंगे। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।